यूपी के देवरिया में जिला प्रशासन ने अवैध मजार को एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद ध्वस्त कर दिया। मजार को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। ये मजार रेलवे ओवरब्रिज के पास सरकारी बंजर भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर बनाई गई थी। एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद रविवार को मौके पर 3 बुलडोजर पहुंचाए गए, जिसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई। मजार को लेकर एक पक्ष ने एसडीएम कोर्ट में वाद दायर किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि जिस जमीन पर मजार बनी है वो सरकारी बंजर जमीन है। जांच में यह भी सामने आया कि मजार के लिए किसी तरह का कोई नक्शा पास नहीं कराया गया है। हालांकि एसडीएम कोर्ट के फैसले के बाद दरगाह कमेटी के लोगों ने खुद ही सामान हटाना शुरू कर दिया था। मंच कहीं का भी हो, कुर्सी मिलना सम्मान की बात होती है, लेकिन जब सरकार के मंत्री की एक मीटिंग में मौजूदा विधायक को सम्मान न मिले तो फिर नाराजगी लाजमी है। मामला लखीमपुर खीरी का है। हुआ यूं कि योगी सरकार में आबकारी और जिले के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल आज कलेक्ट्रेट ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने पहुंचे। इसी दौरान बीजेपी के सदर विधायक योगेश वर्मा को कलेक्ट्रेट परिसर में कुर्सी नहीं मिली, लिहाजा विधायक नाराज होकर बाहर आ गए। ये बात जब मंत्री जी को पता लगी तो अधिकारियों को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। मंत्री जी बुला रहे हैं, मंत्री जी बुला रहे हैं, क्या मतलब है? किसी से कोई मतलब नहीं, आइए। जगह ही नहीं तो वहाँ पे क्या हम। खैर, काफी मान मनोबल के बाद उन्हें मंत्री जी के बगल वाली कुर्सी दी गई, जिसके बाद मामला थोड़ा शांत हुआ। हरियाणा की यमुनानगर पुलिस ने एक ऐसे ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है जिसकी गुत्थी वो पिछले 6 महीने से नहीं सुलझा पा रहे थे। जब आरोपी का नाम सामने आया तो परिजनों के साथ साथ पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतका की बहू थी, जिसने अपने प्रेमी के साथ उसका गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया था। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि बहू शिवानी ने पहले सास को नशे की गोलियां खिलाई और जब उससे भी सास की मौत नहीं हुई तो उसकी गर्दन पर नुकीले डंडे से हमला किया और बाद में तकिए से गला घोंट दिया। दरअसल पति राजेश को शक था कि 8 महीने पहले शिवानी का बच्चा उसकी नाजायज औलाद है। राजेश का दावा है कि उसने शिवानी को कई बार प्रेमी जितेंद्र से बात करते हुए सुना है। इस बात को लेकर घर में अक्सर विवाद होते थे और इन सब से तंग आकर आखिरकार शिवानी ने अपने प्रेमी के साथ हत्या की खौफनाक साजिश रच डाली। जो मृतका की बहू थी, यानी लड़के की वाइफ थी जितेंद्र की, शिवानी, उसी ने ही अपने प्रेमी राजेश के साथ मिलके उसका कत्ल किया था घर में। कि जब इनकी शादी हुई थी शिवानी की और जितेंद्र की, तो शादी के ठीक 8 माह बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, जिससे कि जितेंद्र को उसी दिन से उस पर शक था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी शिवानी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अयोध्या में नमाज पढ़ने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि फिरोजाबाद में एक युवक की राम मंदिर पर अभद्र पोस्ट से बवाल बढ़ गया, क्योंकि आरोपी के गांव में बजरंग दल के कार्यकर्ता दल बल के साथ पहुंच गए। इसी दौरान पहले दोनों पक्षों में बहसबाजी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि दोनों पक्षों में पथराव होने लगा। अचानक हुए पथराव से मौके पर भगदड़ मच गई। हिंदूवादी संगठन से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता जान बचाकर खेतों की ओर भागे। इस दौरान गांव में खड़ी हिंदूवादी नेताओं की कई मोटरसाइकिलों को अराजक तत्वों ने तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है, इलाके में शांति है। ओडिशा के सुंदरगढ़ में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की चाकू मारकर हत्या कर दी। युवक इस बात से नाराज था कि युवती के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। शादी के कार्ड छप चुके थे, घर में मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया था, लेकिन शिखा के प्रेमी मुकेश को यह बात इस कदर नागवार गुजरी कि उसने सरेआम शिखा को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। शिखा की शादी 12 जनवरी को होने वाली थी, लेकिन आरोपी मुकेश ने पहले ही उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। वारदात के बाद से ही आरोपी मुकेश फरार हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इधर बेटी की याद में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भैंस ने बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे के बाद बुजुर्ग की हालत गंभीर है। जिस भैंस ने टक्कर मारी वो पास की एक डेयरी की बताई जा रही है। घर के बाहर बुजुर्ग खड़ा था, उसे चारों तरफ से भैंसों ने घेर लिया। बुजुर्ग ने भैंस को हटाने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक भैंस ने उन पर हमला कर दिया। बुजुर्ग उछलकर सिर के बल नीचे गिरे और वहीं चित पड़ गए। टक्कर के बाद बुजुर्ग के गिरने की आवाज इतनी जोर से आई कि लोग दौड़कर बचाने आ गए। परिजनों ने बुजुर्ग को उठाकर भैंसों से दूर किया। बुजुर्ग के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं, उनका अस्पताल में इलाज जारी है।
घायल बुजुर्ग के बेटे ने भैंसों के संचालक डेयरी मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बिहार के हाजीपुर में तब दहशत फैल गई जब एक तेल गोदाम में भीषण आग लग गई और इस आग से पूरा गोदाम जलकर राख हो गया। आग से करीब 1.5 करोड़ के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जिस गोदाम में आग लगी उसमें लाखों लीटर सरसों का तेल भरा था, जिससे आग तेजी से फैली। आग की लपटें और धुएं ने पूरे इलाके को घेर लिया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। आसपास रहने वाले लोग घरों से बाहर आ गए। सूचना पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने की कोशिशें शुरू हुई, लेकिन आग की तेज लपटों ने थमने का नाम ही नहीं लिया। घंटों बाद जब तक आग बुझी तब तक गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। आग कैसे लगी, इसकी जांच जारी है। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक लड़के को सड़क पर स्कूटी से स्टंट करना भारी पड़ गया। दरअसल स्टंट का वीडियो वायरल हुआ तो हरकत में आई पुलिस ने लड़के की स्कूटी को जब्त कर लिया। वायरल वीडियो में लड़का बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में स्कूटर लेकर सड़क पर निकला। फिर कैमरे को लुक देते हुए स्कूटर के पिछले हिस्से पर पैर रख स्कूटर के अगले हिस्से को उठा दिया और फिर खतरनाक तरीके से स्कूटर को सड़क पर दौड़ाता रहा। लड़के का नाम सुरंजन दास बताया जा रहा है, जिसका वीडियो 2 दिन पहले वायरल हुआ, जिस पर अब पुलिस ने एक्शन लेते हुए सुरंजन को पकड़ा और उसके स्कूटर को जब्त कर लिया। पुलिस को सुरंजन के मोबाइल में स्टंट के कई और वीडियो भी मिले हैं। महाराष्ट्र के पुणे में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब एक व्यक्ति रोड रोलर के नीचे आ गया। जब तक लोग उसे बचाते, व्यक्ति को बुरी तरीके से रोलर ने कुचल दिया था। रोड रोलर तो उस व्यक्ति के ऊपर ही चढ़ गया। बताया जा रहा है कि हादसा मोबाइल चलाने के दौरान हुआ। सड़क निर्माण के समय रोड रोलर के पीछे खड़ा असिस्टेंट इंजीनियर अपने मोबाइल पर कुछ देखने लगा, तभी रिवर्स लेते आ रहे रोड रोलर ने उसे कुचल डाला। जब तक रोड रोलर चला रहे व्यक्ति को हादसे की जानकारी हुई, रोड रोलर इंजीनियर को कुचल चुका था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में विवादित बयानबाजियों का दौर जारी है। नीतीश राणे लगातार एक धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं, तो अब इसके जवाब में अबू आजमी ने भी विवादित टिप्पणी कर दी है। हिजाब पहनने वाली बेटी। दरअसल ओवैसी ने कहा था कि हिंदुस्तान में एक ऐसा वक्त भी आएगा जब हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। इस पर नीतीश राणे ने विवादित टिप्पणी की। भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं। इस हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनाने के लिए जो कोशिश हो रही है ना, उसकी शुरुआत बुर्के वाली पंतप्रधान के धमकी से है। अब नीतीश राणे पर अबू आजमी ने पलटवार किया है। अबू आसिम को ताकत दे दो, ऐसी बढ़ती हुई जबानों को नहीं काट दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। कुल मिलाकर कई नेताओं की कोशिश यही है कि नगर निकाय चुनाव को हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति में फंसाकर वोट निकाल लिए जाएं। राजधानी दिल्ली से साइबर ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां पर अमेरिका से लौटे एक बुजुर्ग दंपत्ति को ठगों ने अपने जाल में फंसाया और उनसे करीब 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर करा लिए। साइबर ठगों ने यह जाल बुना 24 दिसंबर को। उन्होंने खुद को ट्राई का अधिकारी बताया और कहा कि उनके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल आपत्तिजनक कॉल्स और मनी लॉन्ड्रिंग में किया गया है। उसके बाद एक साइबर ठग ने फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर बुजुर्ग दंपत्ति को धमकाया और बैंक खातों के वेरिफिकेशन के नाम पर सारे रुपए उनके खातों में ट्रांसफर करने को कहा। ठगों ने 24 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी तक बुजुर्ग दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट में रखा और फिर उनसे 14 करोड़ 85 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। इतना इंसान को हिप्नोटाइज कर दिया, इतना थ्रेट दे दिया कि हमने किसी को लीक नहीं किया। बुजुर्ग दंपत्ति की जिंदगी भर की कमाई को ठगों ने एक झटके में छीन लिया। अब पीड़ित दंपत्ति के पास आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, एक उम्मीद जरूर है कि शायद पुलिस एक्शन ले तो उनके पैसे उन्हें वापस मिल जाएं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र वाली हुंकार भरी है। मथुरा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने हिंदू समाज की एकता पर जोर दिया और कहा कि हिंदुओं में फूट के कारण ही पराजय होती है। मोहन भागवत ने हिंदुओं को संगठित रहने का संदेश दिया। जब पराजय हुई तब फूट के कारण हुई और कोई नहीं। ये सारी जो आसुरी शक्तियां हैं, जैसे जैसे हम धार्मिक समाज के, सनातन समाज के, हिंदू समाज के सब लोग एक होते जाएंगे,
वैसे वैसे ये टूटते जाएंगे। मोहन भागवत ने अगले 20 सालों के लिए एक भविष्यवाणी भी की। आने वाले 20-30 वर्षों में भारत विश्व गुरु बनकर संपूर्ण दुनिया को सुख शांति भरा नया जीवन देने वाला राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र, धर्म राष्ट्र रहेगा। इसको कोई अन्यथा नहीं कर सकता, क्योंकि इसी के लिए भारत का जन्म है। भागवत ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा और इसे कोई नहीं रोक सकता है। सिख गुरुओं की बेअदबी का मामला विधानसभा से सड़क तक पहुंच चुका है। इसे लेकर दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी ने बीजेपी दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंत्री कपिल मिश्रा और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। आप नेताओं का कहना है कि जो वीडियो आतिशी के खिलाफ बीजेपी ने दिखाया है वो फर्जी है। आप नेताओं ने इसके लिए बीजेपी से माफी की मांग की है। रेखा गुप्ता माफी मांगे, ये बात साबित हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने, कपिल मिश्रा ने जो वीडियो आतिशी जी की आई थी उसके अंदर झूठे शब्द लिखकर उनको आगे चलाया। दूसरी तरफ सड़क पर बिना अनुमति के प्रदर्शन करने पर पुलिस ने सौरभ भारद्वाज और विधायक संजीव झा को हिरासत में लिया। इस मुद्दे पर शनिवार को पंजाब में भी सियासी घमासान देखने को मिला। जहां आप बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल ने आतिशी के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीते दिनों जेएनयू में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लगे आपत्तिजनक नारे, जिसके जवाब में आज विश्व हिंदू परिषद ने बजरंग दल के साथ सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। हनुमान चालीसा का एक कार्यक्रम लाजपत नगर के सनातन धर्म मंदिर में किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में विश्व हिंदू परिषद के तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान बीएसपी नेताओं ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनको यहाँ से हम ये संदेश दे देते हैं, हम उनके इन कुकर्मों को सफल नहीं होने देंगे। बड़ी जल्दी अखंड भारत का स्वप्न भी हम अपना पूर्ण करेंगे। अब हिंदू जाग गया है। दरअसल सोमवार की रात जेएनयू में कुछ वामपंथी छात्र संगठनों ने पीएम और गृह मंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद स्टूडेंट यूनियन के चारों पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास 6 और 7 जनवरी की आधी रात को जब उपद्रवियों ने अतिक्रमण की कार्रवाई के विरोध में पत्थर बरसाए, तब पुलिस ने कहा था कि कोई पत्थरबाज नहीं बचेगा। अब दिल्ली में पत्थरबाजों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है। 6 और 7 जनवरी की रात जिन लोगों ने दिल्ली में बवाल मचाया, उनकी अब शामत आ गई है। इन 3 चेहरों को देखिए, एक है मोहम्मद नावेद, दूसरा है मोहम्मद फैज और तीसरा है मोहम्मद उबैदुल्लाह। आरोप है कि तीनों पुलिस को पत्थर मार रहे थे, लेकिन अब भीगी बिल्ली बने हैं। दिल्ली पुलिस की टीम ने शनिवार को इन्हें दबोचा था, लेकिन एक्शन अब भी जारी है। पुलिस ने तुर्कमान गेट हिंसा मामले में 2 और पत्थरबाजों को धर दबोचा है, जिनकी पहचान फहीम और शहजाद के रूप में हुई है। इनकी गिरफ्तारी के साथ ही गिरफ्तार आरोपियों की संख्या अब 18 पहुंच चुकी है। कई फरार हैं, लेकिन उनका नंबर भी जल्द आने वाला है। ईडी की कार्रवाई के बाद बीजेपी और टीएमसी के बीच तनाव अभी खत्म नहीं हुआ था कि इस बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि पुरुलिया से लौटते समय टीएमसी के लोगों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी को घेर लिया, हमले की कोशिश की। टीएमसी कार्यकर्ताओं के हाथों में झंडा था, वो रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे, इसलिए शुभेंदु अधिकारी अपने कार में ही बैठे रहे और उनके सुरक्षा कर्मियों कार के चारों तरफ खड़े हो गए और टीएमसी कार्यकर्ताओं को कार तक पहुंचने नहीं दिया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में जय श्री राम के नारे लगाते दिखे। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी पुलिस स्टेशन पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ता गुस्से में थे, इसलिए थाने के गेट को धक्का देकर खोल दिया, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी थाने के अंदर दाखिल हुए और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर समर्थकों के साथ थाने में ही धरने पर बैठ गए। चुनाव आ रहा है, ये लोग हारने वाला है, बीजेपी को खत्म करना चाहता है। अब तो पुलिस को कार्रवाई करना पड़ेगा।
पश्चिम मिदनापुर के चंद्रकोना रोड पर शुभेंदु के काफिले पर हमला हुआ। शुभेंदु ने रात 8:20 पर हमले का दावा किया और इस हमले के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। और जैसे ही शुभेंदु अधिकारी थाने से बाहर निकले, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। शुभेंदु अधिकारी आगे आगे मशाल लेकर चल रहे थे और पीछे पीछे बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ नारेबाजी कर रही थी। इस दौरान शुभेंदु अधिकारी ने फिर से पुलिस से कार्रवाई की मांग की, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया तो उन्होंने कोर्ट जाने की चेतावनी दी। शुभेंदु अधिकारी के आरोपों पर टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने कहा, वो एक के बाद एक कमेंट करता है, इंसल्ट करता है, तब दूसरे का, एक सीनियर लेडी पॉलिटिशियन, चीफ मिनिस्टर का, उसका सम्मान का कोई ध्यान नहीं देता है। गुजरात से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की अद्भुत तस्वीरें सामने आई। सोमनाथ मंदिर के विध्वंस के 1000 साल और जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे होने पर आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। पीएम मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना की, मंदिर बचाने के लिए बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी सुबह सुबह सोमनाथ मंदिर पहुंचे, हाथ जोड़कर वो मंदिर की ओर बढ़े। इस दौरान सैकड़ों डमरू की आवाज से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया था। उन्हीं के बीच से होते हुए पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर में दाखिल हुए और अंदर पहुंचते ही सबसे पहले नंदी जी को प्रणाम किया और फिर मंत्रोच्चार के बीच मंदिर में जल अर्पित किया। पुजारी ने पीएम मोदी के ललाट पर चंदन का लेप लगाया और उस वक्त पीएम मोदी हाथ जोड़कर शिवलिंग के सामने साधना करते दिखे। जिसके बाद पीएम मोदी ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और शिवलिंग में पीले रंग का वस्त्र चढ़ाया। थोड़ी देर तक शिव साधना के बाद पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में मंत्रोच्चार के साथ भगवान महादेव की आरती भी की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।